हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज फन। माय नेम इज सीमा अग्रवाल। आज हम क्लास 8 आईसीएसई बोर्ड बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स का पार्ट 2 देख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एक्सप्लेन कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स देखेंगे। जो की कॉन्सेप्ट हम कवर कर चुके हैं वो है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अदर ऑर्गेनिज्म एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये छोटे ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है और इसमें सेक्स इन्वॉल्व नहीं होता है, यानी कि मेल फीमेल जैसी कोई बात नहीं होती है। As we already know, only single organism is involved in asexual reproduction। तो asexual reproduction में एक सिंगल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है, इसमें मेल या फीमेल का होने की जरूरत नहीं है। एक सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है, वही केपेबल होता है रिप्रोडक्शन के लिए। इट इज़ मोर कॉमन इन लोअर एनिमल्स लाइक हाइड्रा, स्टारफिश एंड फ्लैटवर्म। जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि हाइड्रा हुआ, स्टारफिश हुआ या फ्लैटवर्म हुआ, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। लेट्स लर्न अबाउट सम मैथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो इंपॉर्टेंट मैथड्स है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इन एनिमल्स में वो आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले जो प्रोसेस है वो है बडिंग। बडिंग मतलब बर्ड, हाँ, एक बर्ड जैसा, जैसे बर्ड को हिंदी में आप क्या बोलते हैं, कली, है ना। एक बर्ड फॉर्म होती है और फिर बर्ड डिटैच होकर पूरे ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाती है। द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग इज सिमिलर टू दैट इन प्लांट्स लाइक ईस्ट। जिस तरीके से आपने ईस्ट में बर्ड्स देखी हैं, ठीक उसी तरीके से आपके स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसमें एक आउटग्रोथ हो जाती है। जैसे आप देख रहे हैं उसमें हाइड्रा में एक छोटी सी आउटग्रोथ हो गई है, इसी को बर्ड कहेंगे। फिर इसी बर्ड में बाकी के जो मेन पार्ट्स हैं वो भी डेवलप हो जाते हैं। जब ये बर्ड फुली ग्रो हो जाती है तो ये पेरेंट प्लांट से डिटैच हो जाती है और इस तरीके से फिर वो केपेबल हो जाती है इंडिपेंडेंट लाइफ जीने के लिए। तो इस तरीके से बर्ड्स के द्वारा जब रिप्रोडक्शन होता है तो उसको बर्डिंग कहते हैं और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हाइड्रा। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग इज सिमिलर टू दैट इन प्लांट्स लाइक ईस्ट। अ स्मॉल आउटग्रोथ कॉल्ड अ बर्ड डेवलप्स ऑन द बॉडी ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। द न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू 2 न्यूक्लियाई। वन न्यूक्लियस माइग्रेट्स इनटू द बर्ड। देखो, जब ये बर्ड फॉर्म होती है तो जो न्यूक्लियस होता है पेरेंट की बॉडी का वो 2 में डिवाइड होता है और एक न्यूक्लियस क्या होता है, बर्ड में चला जाता है और एक पेरेंट की बॉडी में रहता है। वन न्यूक्लियस माइग्रेट्स इनटू द बर्ड। द बर्ड ग्रोज एंड डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। फिर ये बर्ड ग्रो करती है और नई ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाती है। इट डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज्म एंड लीड्स एन इंडिपेंडेंट लाइफ। फिर जब ये फुली ग्रो हो जाती है तो ये पेरेंट की बॉडी से डिटैच हो जाती है और एक इंडिपेंडेंट लाइफ को लीड करती है। इट इज़ मोर कॉमन इन हाइड्रा। स्पॉन्जेस ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय बर्डिंग बट बर्ड्स डू नॉट सेपरेट एंड अ कॉलोनी ऑफ इंटरकनेक्टेड ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड। स्पॉन्जेस में भी बर्डिंग के द्वारा ही रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन हाइड्रा की तरह उनकी बर्ड डिटैच नहीं होती है। स्पॉन्जेस में ही बर्ड्स उसके ऊपर लगी हो रहती है, ये स्पॉन्जेस के ऊपर ये बर्ड, फिर ये बर्ड, इस तरीके से ग्रोथ वही की वही होती रहती है। ठीक है। इंटरकनेक्टेड कॉलोनी पूरी बन जाती है इंटरकनेक्टेड ऑर्गेनिज्म की इन केस ऑफ स्पॉन्जेस। तो अगर आपसे बर्डिंग का एग्जाम्पल पूछा जाए कि बर्डिंग कौन से एनिमल्स में देखने को मिलती है, तो आप लिख सकते हो हाइड्रा या स्पॉन्जेस। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि बर्डिंग तुम्हारी किस में मतलब और भी ऑर्गेनिज्म में बर्डिंग हो सकती है। ठीक है। नाउ फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? जैसे भी हमने प्लांट सब देखा था, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? एक बड़ा टुकड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में टूटे, उसको फ्रेगमेंट कहते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, एक जो बड़ा ऑर्गेनिज्म होता है वो उसके छोटे छोटे टुकड़ों में वो टूट जाता है और फिर वो पूरा जो टुकड़ा आता है वो पूरी फुली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होता है, वो रीजनरेट कर देता है, जो पार्ट्स नहीं होते हैं वो बना लेता है और इस तरीके से इंडिविजुअल आपका क्रिएट हो जाता है। In some organism, the whole body divides into many parts of fragments and each part develops into a new organism. कुछ ऑर्गेनिज्म में पूरी बॉडी छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है, फिर ये फ्रेगमेंट्स बाकी के हिस्से को डेवलप करके रीजनरेट करके नया ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। इस प्रोसेस को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ये हाइड्रा में भी देखने को मिला है, स्टारफिश, अर्थवर्म और फ्लैटवर्म में देखने को मिला है। तो बर्डिंग आपको समझ में आई? बर्डिंग के प्रोसेस में बर्ड्स डेवलप होती हैं, फिर सारे बाकी जो उसके मेन पार्ट्स होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, फिर बर्ड डिटैच हो जाती है पेरेंट की बॉडी से और इंडिपेंडेंट लाइफ लीड कर लेती है। तो बर्ड के द्वारा जब रिप्रोडक्शन होता है तो उसको बर्डिंग कहते हैं।
फ्रेगमेंटेशन में एक ऑर्गेनिज्म होता है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स यानी कि टुकड़ों में टूट जाता है, फिर ये टुकड़ों में बाकी जितने भी बॉडी पार्ट्स मिसिंग होते हैं वो रीजनरेट हो जाते हैं और फिर ये पूरा एक इंडिविजुअल की तरह अपनी लाइफ लीड करने लगता है। तो इस तरीके से फ्रेगमेंट्स के द्वारा जब रिप्रोडक्शन होता है तो इसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि सेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल होते हैं जिनके बीच में रिप्रोडक्शन होता है। मोस्ट एनिमल्स रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली। अधिकतर जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं या अधिकतर जो एनिमल्स होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। इन एनिमल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय टू मेथड। एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो तरीके होते हैं। पहले तरीके में क्या होता है, जो जानवर होता है वो अंडे देता है, फिर अंडे डेवलप होते हैं और उसमें से बच्चा निकलता है। दूसरा जो होता है उसमें वो अंडे नहीं देता है, डायरेक्टली बच्चों को जन्म देता है। ठीक है, तो जो एनिमल्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ओवीपैरस होते हैं और वीवीपैरस होते हैं। ओवीपैरस एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, यानी कि वो जानवर जो कि पहले अंडे देते हैं फिर अंडे में से बच्चा निकलता है, जैसे कि फ्रॉग, लिजर्ड, हैन, कॉकरोच ये एग्जाम्पल है। इनके अंडे होते हैं पहले और फिर अंडे तो कुछ दिनों के बाद वो उसमें से जो बेबी होता है वो निकलता है। जबकि विविपेरस एनिमल्स वो होते हैं जो डायरेक्टली बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे कि डॉग, कैट, ह्यूमन बीइंग, गोट, काऊ वगैरह। ठीक है ना। सब एनिमल्स ले एग्स, सच एनिमल्स आर नोन एज ओवीपेरस एनिमल्स। तो ओवीपेरस एनिमल्स वो होते हैं जो कि अंडे देते हैं। एग लेइंग एनिमल्स आर कॉल्ड ओवीपेरस एनिमल्स। सब एनिमल्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, और कुछ एनिमल्स डायरेक्टली बच्चों को जन्म देते हैं, दे आर कॉल्ड विविपेरस एनिमल्स। तो इनके एग्जाम्पल्स भी आप याद रखना। ठीक है। नो मोर टाइप्स। इसको पढ़ने के पहले हम इसी को कंप्लीट करते हैं। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द मेल पेरेंट प्रोड्यूसेस द मेल गैमीट कॉल्ड स्पर्म। आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेल पेरेंट होता है वो मेल गैमीट को प्रोड्यूस करता है और उस मेल गैमीट को हम स्पर्म कहते हैं। एंड द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूसेस द फीमेल गैमीट कॉल्ड ओवम और एग। और जो फीमेल पेरेंट होता है वो फीमेल गैमीट को प्रोड्यूस करता है जिसको ओवम या एग कहा जाता है। बोथ द गैमीट्स देन फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। स्पर्म और ओवम जब मिलते हैं, जब फ्यूज होते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट। ये टर्म याद रखना। ऐसे ही पूछते हैं कि व्हेन स्पर्म फ्यूजेस विद ओवम व्हाट इज फॉर्म, तो यू हैव टू राइट जाइगोट। तो ये प्रॉपर जो नाम है ना आपको वो याद रखने पड़ेंगे टर्म। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द मेल गैमीट विद द फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और जो प्रोसेस होता है जिसमें मेल गैमीट फीमेल गैमीट की तरह के साथ फ्यूज़ करके जाइगोट बनाता है, उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली एंड इंक्रीज इन साइज टू फॉर्म एम्ब्रियो। फिर जाइगोट क्या होता है, जैसे ही फर्टिलाइज होता है और जाइगोट बनता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट सिंगल सेल का होता है, फिर मल्टीप्लाई करके कई सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, फिर इसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। द एम्ब्रियो अल्टीमेटली डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल। और फिर ये जो डिवीजन है चलता रहता है और एम्ब्रियो एक इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट में बिल्कुल तुरंत बहुत ज़्यादा डिवीजन होता है और एम्ब्रियो बनता है। फिर एम्ब्रियो और जाके ग्रो करके बाकी बॉडी पार्ट्स वगैरह डेवलप करता है और जितना भी जेस्टेशन पीरियड हो, 9 महीने का हो या बहुत से उसके 2 महीने का ही होता है, किसी को 9 साल का भी होता है, जो भी जेस्टेशन पीरियड जैसे एनिमल का जैसा होता है उस हिसाब से तुम्हारा ये जो एम्ब्रियो है वो न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। राइट। तो आपको याद रखना है कि स्पर्म और ओवम के फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मेल गैमिट जो होता है स्पर्म होता है जो कि मेल से मिलता है, फीमेल गैमिट को ओवम या एग कहते हैं जो फीमेल से मिलती है। जब मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम या एग आपस में फ्यूज़ करते हैं तो उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फ्यूज़ करने के बाद सबसे पहले जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट एक्टिवली डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाता है और एम्ब्रियो आगे चल के न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो फर्टिलाइजेशन होते हैं उनके भी टाइप्स होते हैं। फर्टिलाइजेशन में टेक्स प्लेस आइदर इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल और आउटसाइड इट। फर्टिलाइजेशन 2 प्रकार का हो सकता है, फीमेल की बॉडी के अंदर भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है, फीमेल की बॉडी के बाहर भी। डिपेंडिंग अपॉन दिस देयर आर 2 टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो 2 प्रकार के फर्टिलाइजेशन है, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन। व्हेन अ स्पर्म फ्यूजेस विद एन एग आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल इट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जब स्पर्म एग के साथ फ्यूज़ करता है फीमेल बॉडी के बाहर तो उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इट इज़ सीन इन एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश, स्टारफिश और फ्रॉग। ऐसा देखने को मिला है एक्वेटिक एनिमल्स में, फिश में, स्टारफिश और फ्रॉग में। इसमें क्या होता है कि फीमेल बॉडी के बाहर एग आता है और
उसके बाद उससे स्पर्म फ्यूज़ होके जाइगोट बनाता है और फिर एम्ब्रियो बन के नया इंडिविजुअल बनता है। तो एग्जाम्पल याद रखो कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। पहले तो ये समझो, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वो फर्टिलाइजेशन है जिसमें फर्टिलाइजेशन एग फर्टिलाइज होता है आउटसाइड फीमेल बॉडी, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल है फिश, स्टारफिश और फ्रॉग। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? व्हेन इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, व्हेन द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, इट इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इट अकर्स इन इंसेक्ट्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। जब फर्टिलाइजेशन एक फीमेल की बॉडी के अंदर होता है तब उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमको बहुत सारे इंसेक्ट्स में देखने को मिलता है, बहुत सारी बर्ड्स में देखने को मिलता है, रेप्टाइल्स में देखने को मिलता है और मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होता है, यानी कि फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, राइट। अब ये एक्टिविटी है ना, जितना आपने पढ़ा है उसके हिसाब से आपको इसके आंसर्स देने हैं। नेम एनी 2 एनिमल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। मैं एक एक एनिमल का एग्जाम्पल दे रही हूँ, दूसरा एनिमल आप सोच के बताना, ठीक है ना। रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन से रिप्रोडक्शन कौन करता है? अमीबा, ठीक है ना। और गिव बर्थ कौन करता है? मैमल्स करते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग, राइट। रिप्रोड्यूस बाय बर्डिंग, बर्डिंग से कौन रिप्रोड्यूस करता है? हाइड्रा। एग्स लेइंग कौन होते हैं आपके? एग लेइंग क्या हो गया? जैसे hen हो गया, राइट। तो एक एक एग्जाम्पल मैंने दिया, बाकी के दूसरा एग्जाम्पल आप सोचो। नाउ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। अब ये थोड़ा सा इसमें ह्यूमन बींग्स में कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में आपको पार्ट्स को पढ़ना ज़रूरी है कि कौन से पार्ट का क्या फंक्शन होता है। इन ह्यूमन बींग्स द मेल पैरेंट प्रोड्यूसेस स्पर्म एंड द फीमेल पैरेंट प्रोड्यूसेस ओवम। ह्यूमन बींग में भी क्या होता है कि जो मेल पैरेंट होता है वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है और जो फीमेल पैरेंट होता है वो ओवम प्रोड्यूस करता है। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन बोथ द पेरेंट्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट। अच्छा, मेल और फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो पूरी तरीके से अलग होता है ह्यूमन बींग्स के केस में। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम इन्होंने शो किया है। इसको लेबल करने के लिए आता है और इसके कुछ पार्ट्स का फंक्शन पूछा जाता है। तो इस डायग्राम में आप लेबलिंग जरूर सीखेंगे कि किस पार्ट को क्या कहते हैं और उसका क्या फंक्शन होता है। इसमें क्वेश्चन ऐसे ही आता है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन इसमें ज़्यादा आता है, ठीक है। नाउ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं उसमें ये ऑर्गन्स होते हैं। सबसे पहला ऑर्गन होता है टेस्टिस। टेस्टिस, अ पेयर ऑफ टेस्टिस सिंगुलर testes are located outside the abdominal cavity in sac-like structure called scrotum or scrotal sacs। जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर रहते हैं एक सेक लाइक स्ट्रक्चर में, उसको कहते हैं स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक्स। ये जो आपको दिख रहे हैं, ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये जो है ये टेस्टिस है। ये एब्डोमिनल कैविटी में होता है और बॉडी के बाहर होता है। जिस सैक यानी जिस बैग के अंदर ये होता है उसको हम स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक्स कहते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द स्क्रोटल सैक्स इज लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर। ये जो टेस्टिस होते हैं वो बॉडी के बाहर इसलिए होते हैं क्योंकि जो स्क्रोटल जो सेक्स होता है उसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से कम होता है। इसके वजह से जो टेस्टिस में जो स्पर्म्स जो बनते हैं उनके लिए वो आइडियल टेम्परेचर रहता है। अगर सपोज करो ये टेस्टिस बॉडी के अंदर होते तो क्या होता कि बॉडी के अंदर टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, जिसकी वजह से स्पर्म्स डैमेज हो जाते हैं और फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। तो स्पर्म्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नेचुरली हमारी जो मेल्स की जो बॉडी होती है उसमें जो टेस्टिस होते हैं वो बॉडी में बाहर की तरफ होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं स्क्रोटम सैक्स में, ताकि स्पर्म्स का टेम्परेचर मैनेज किया जा सके। The temperature of the scrotal sacs is lower than the body temperature. This helps in the formation of sperms in the testes. जब एक ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलता है स्क्रोटम में तो तब फिर सफिशिएंट क्वांटिटी में स्पर्म्स बनते हैं टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस नॉट ओनली प्रोड्यूस स्पर्म्स बट ऑल्सो सीक्रेट द मेल सेक्स हार्मोन्स कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस में स्पर्म्स तो बनते ही हैं, साथ में एक मेल सेक्स हार्मोन यानी जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं वो भी टेस्टिस के अंदर ही बनता है। तो टेस्टिस में दो चीज़ बन रही है, एक तो स्पर्म बन रहा है, दूसरा हार्मोन बन रहा है जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कह रहे हैं। अ डक्ट नोन एज स्पर्म डक्ट और वास डेफरेंस अराइजेस फ्रॉम ईच टेस्टिस। हर टेस्टिस से एक स्पर्म डक्ट निकलता है। जो टेस्टिस से ये डक्ट निकल रहा है ना, ये पाइप जो निकल रहा है, ये नली से जो निकल रही है, इसको हम स्पर्म डक्ट कहते हैं। इसी स्पर्म डक्ट को हम वास डेफरेंस भी बोलते हैं। तो देखा, सबसे पहले आप उन्होंने टेस्टिस दिखाया। टेस्टिस जिस सेक्स के अंदर है उसको स्क्रोटम कहते हैं। टेस्टिस से एक डक्ट निकली हुई है, एक नली निकली हुई है जिसको स्पर्म डक्ट या वास डेफरेंस कहते हैं। द स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टिस रीचेस यूरेथ्रा थ्रू दीज डक्ट्स। टेस्टिस में जो स्पर्म्स बनते हैं फिर वो इसी स्पर्म डक्ट्स के द्वारा
यूरेथ्रा में आते हैं। ये वाला जो पोर्शन है इसको यूरेथ्रा कह रहे हैं। तो जब स्पर्म्स बनते हैं तो वो स्पर्म डक्ट में आते हैं, स्पर्म डक्ट से ये ऊपर होते हुए फिर किस में आ जाते हैं, कौन से पोर्शन में आते हैं, यूरेथ्रा में आ जाते हैं। ठीक है। यूरेथ्रा इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच पासेस थ्रू द पेनिस। यूरेथ्रा जो है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये वाला जो स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं मिडिल का, ये जो है ये यूरेथ्रा है। ठीक है ना, आप देख रहे हो डायग्राम में, आप अच्छे से देख रहे हैं कि जैसे कि जो तुम्हारा टेस्टिस से ये वास डिफरेंस, ये स्पर्म डक्ट निकला हुआ है और ये तुम्हारा यूरेथ्रा हो गया। और ये यूरेथ्रा जिस जगह से पास हो रहा है उस जगह को पेनिस बोलते हैं। यूरेथ्रा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है which passes through the penis. Urethra also receive a duct from the urinary bladder. यूरेथ्रा में एक तो वास डेफरेंस या स्पर्म डक्ट खुलता है, दूसरा एक यूरिनरी ब्लैडर का भी डक्ट खुलता है। इसलिए जो यूरेथ्रा होता है इट फॉर्म्स अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म्स एंड यूरिन। तो मेल के केस में जो यूरेथ्रा होता है वो कॉमन पैसेज होता है, यहीं से स्पर्म्स बॉडी से बाहर निकलते हैं और यहीं से यूरिन भी बाहर निकलती है। यूरिन का पैसेज और स्पर्म्स का पैसेज मेल की बॉडी में सेम होता है और वो होता है यूरेथ्रा। क्लियर। स्क्रोटम जो होता है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्क्रोटम एक बैग जैसा होता है, उसके अंदर टेस्टीज होते हैं, टेस्टीज के अंदर स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं और मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होते हैं। स्पर्म्स जब प्रोड्यूस होते हैं तो वो टेस्टीज से फिर आ जाते हैं स्पर्म डक्ट में, स्पर्म डक्ट से होते हुए वो यूरेथ्रा में आ जाते हैं। यूरेथ्रा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो पेनिस के अंदर पाया जाता है। यूरेथ्रा में स्पर्म डक्ट तो खुलता ही है, साथ में यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग भी यही होती है और इसकी वजह से यूरेथ्रा एक कॉमन पैसेज बन जाता है यूरिन के लिए और स्पर्म्स के लिए, यानी कि यूरेथ्रा से ही यूरिन और स्पर्म्स दोनों बाहर निकलते हैं मेल की बॉडी से। पेनिस क्या है? पेनिस एक मस्कुलर एंड सिलेंड्रिकल कोपुलेटरी ऑर्गन रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। पेनिस एक मस्कुलर ऑर्गन है और इसमें ब्लड वेसल्स की बहुत ज़्यादा सप्लाई होती है, बहुत ज़्यादा इसमें ब्लड फ्लो होता है और एक कोपुलेटरी ऑर्गन है, ये मेटिंग में हेल्प करता है। द पेनिस इज़ यूज फॉर पासिंग आउट यूरिन एंड ऑल्सो फॉर इजैकुलेटिंग ऑफ स्पर्म्स। पेनिस का फंक्शन है कि यूरिन को पास करना, यानी यूरिन शरीर से बाहर निकालना, साथ में स्पर्म्स को इजैकुलेट करना। ठीक है, तो डायग्राम में आपको जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है ये आपका पेनिस है और पेनिस के अंदर यूरेथ्रा होता है। ठीक है, तो इस पोर्शन को पेनिस कह रहे हैं और पेनिस के अंदर यूरेथ्रा ट्यूब है। नाउ accessory glands, they include seminal vesicles, prostate glands and Cowper's gland। जो तुम्हारे इसमें डायग्राम में तो ये ग्लैंड्स इन्होंने नहीं दिखाए हैं, सिर्फ पार्ट्स दिखाए हैं, लेकिन 10th की बुक में आपको दिखाएंगे ये इन ग्लैंड्स के बारे में। ग्लैंड्स 3 प्रकार के हैं, एक है सेमिनल वेसिकल, ठीक है, जो ग्लैंड्स पाए जाते हैं वो है सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और कोपर्स ग्लैंड। Seminal vesicles secrete a white fluid called seminal fluid or semen which provides nutrition to the sperm। जो सेमिनल वेसिकल्स होते हैं इसमें किसके अंदर से सीमन निकलता है और सीमन का क्या काम है? सीमन क्या करता है? न्यूट्रिशन देता है स्पर्म्स को। स्पर्म्स को न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है ना, वो स्पर्म्स को न्यूट्रिशन मिलता है सीमन से और सीमन निकलता है सेमिनल वेसिकल से। Prostate glands secrete an alkaline fluid which serve as a medium for transport of sperm। प्रोस्टेट ग्लैंड एक एल्कलाइन फ्लूइड सीक्रेट करता है, एल्कलाइन फ्लूइड बनाता है जिसके द्वारा आपका जो मेल की बॉडी में जो स्पर्म्स होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है। द सीक्रेशन ऑफ कोपर्स ग्लैंड एक्ट एज ए लुब्रिकेंट। जबकि जो तीसरा ग्लैंड है जिसको कोपर्स ग्लैंड कह रहे हैं वो एक लुब्रिकेशन का काम करता है ताकि जो सीमेन है वो बॉडी से बहुत ईजिली बाहर निकल आए। राइट, तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वो एल्कलाइन मीडियम क्रिएट करता है ताकि ट्रांसपोर्ट हो सके स्पर्म्स का। दूसरा जो कोपर्स ग्लैंड का जो सीक्रेशन होता है वो एक लुब्रिकेंट की तरह बिहेव करता है ताकि कोई भी फ्रिक्शन ना हो और इजीली स्पर्म्स बॉडी से बाहर निकल सके। सीमन कंटेन्स द स्पर्म्स एंड सीक्रेशन ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स। जो सीमन साथ में बाहर निकलता है उसके अंदर स्पर्म्स तो होते ही हैं, साथ साथ में ये तीनों जो एक्सेसरीज ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और कोपर्स ग्लैंड, ये जो चीज़ें बना रहे हैं वो भी सीमन के अंदर मिक्स रहता है। On an average, a single ejaculation contains 2 to 3 milliliter of semen and कितना है 1 2 3 4 5 6 7 2 करोड़ to 4 करोड़ स्पर्म्स के अंदर होते हैं। सोचो स्पर्म्स कितने छोटे होते हैं कि सिर्फ एक सिंगल इजैकुलेशन में जो सीमेन निकलता है वो सिर्फ 2 to 3 मिलीलीटर ही होता है और उसमें करीब 2 करोड़ से लेकर 4 करोड़ तक स्पर्म्स होते हैं। राइट, अब स्पर्म का स्ट्रक्चर भी स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। स्पर्म का ये डायग्राम दिखाया गया है, ये स्ट्रक्चर होता है स्पर्म का।
स्पर्म इज़ अ वेरी स्मॉल एंड मोटाइल स्ट्रक्चर। स्पर्म बहुत छोटा होता है और मोटाइल होता है, मतलब ये ना लगातार ऐसे चलता रहता है, ये स्टेशनरी नहीं रहता है, मूव करता रहता है। इट इज़ सिंगल सेल एंड कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। देखो याद रखो कि स्पर्म सिंगल सेल का होता है और इसके 3 पार्ट होते हैं। ऊपर वाला हिस्सा हेड कहलाता है जिसके अंदर न्यूक्लियस है, ये वाला हिस्सा हेड कहला रहा है जिसके अंदर न्यूक्लियस है। मिडिल पीस है, ये बीच वाला हिस्सा मिडिल पीस है विद अ कॉम्पैक्ट मास ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मिडिल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ स्पर्म। जो मिडिल पीस है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है और इस एनर्जी की मदद से ही स्पर्म्स मूव करता है, क्योंकि स्पर्म लगातार मूव करता है। और इसके बाद जो लास्ट हिस्सा है वो टेल, एक लंबी सी टेल होती है। तो स्पर्म के 3 हिस्से, एक हेड है, एक मिडिल पोर्शन है और एक टेल है। हेड में न्यूक्लियस होता है, मिडिल पोर्शन में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो एनर्जी जनरेट करता है, जो कि ज़रूरी होती है स्पर्म्स के मूवमेंट में, और फिर एक लंबी सी टेल होती है। द टेल हेल्प द स्पर्म इन मूवमेंट। टेल मदद करती है स्पर्म्स को मूवमेंट में, राइट। अब जो हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड टेस्ट पूछा है, राइट द टर्म यूज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। सैक लाइक स्ट्रक्चर वेयर टेस्टिस आर लोकेटेड। तो ये क्या चीज़ थी सैक लाइक स्ट्रक्चर? स्क्रोटम। फिर डक्ट फ्रॉम वेयर स्पर्म्स रीच द यूरेथ्रा, वो डक्ट जिससे स्पर्म्स यूरेथ्रा तक पहुँचते हैं, तो उस डक्ट को हम स्पर्म डक्ट या वास डेफरेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू द पेनिस। पेनिस से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पास होता है, उसको क्या कहते हैं? यूरेथ्रा। मस्कुलर एंड सिलेंड्रिकल कोपुलेटरी ऑर्गन। मस्कुलर और सिलेंड्रिकल कोपुलेटरी ऑर्गन क्या था? पेनिस। ठीक है, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के मेन पार्ट थे और फंक्शन थे। तो इतना ही पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको इसको ध्यान से कर लेना। ठीक उसी तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में भी डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है। डायग्राम की लेबलिंग आती है। डायग्राम ड्रॉ करने को तो बहुत कम आता है, लेकिन डायग्राम को लेबल करने के लिए आता है और उसका फंक्शन पूछा जाता है पार्ट्स का। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। इसमें भी ये सारे ऑर्गन्स हैं। सबसे पहले है ओवरीज। These are 2 almond shaped, oval shaped small structure that lie in the abdominal cavities. जो ओवरी होते हैं ये छोटे छोटे एलमंड के शेप के, तो ये जो है ना ये हिस्सा ये ओवरी है ना, ये ओवरी है। ओवरी 2 आलमंड शेप होते हैं। आलमंड मतलब बादाम के शेप के होते हैं। ओवल शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं। ओवरीज प्रोड्यूस ओवा। ओवरीज के अंदर ही ओवा प्रोड्यूस होता है और ये फीमेल सेक्स हार्मोन को सीक्रेट करता है जिसको ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। ठीक है, फिर से सुनो। ओवरी जो होता है एब्डोमिनल कैविटी में होता है। 2 ओवरीज होती हैं, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। ये आलमंड शेप की होती हैं। इसके अंदर ओवा प्रोड्यूस होता है जिसको हम एग भी बोलते हैं। साथ साथ में ओवरीज में ओवा तो प्रोड्यूस होते ही है, साथ साथ में फीमेल सेक्स हार्मोन्स भी सीक्रेट करते हैं। 2 हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एक ईस्ट्रोजन कहलाता है और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन कहलाता है। स्पेलिंग ध्यान देना, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन की। ओविडक्ट्स को हम फैलोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं। ओविडक्ट्स आर 2 मस्कुलर ट्यूब्स विच ज्वाइन द ओवरीज विद द यूट्रस। ओविडक्ट वो 2 ओविडक्ट को हम फैलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं। और ओविडक्ट क्या करता है? ओवरीज को यूट्रस से ज्वाइन करता है, ओवरीज विद द यूट्रस। ठीक है ना, यूट्रस कौन सा हिस्सा है? ये, और ये फैलोपियन ट्यूब है। ये ओवरी है, ये यूट्रस है। तो ओवरी को यूट्रस से जोड़ने वाला जो ये है, ये रेड रेड दिखा रहे हैं, दिस इज फैलोपियन ट्यूब्स, इसी को ओविडक्ट भी बोलते हैं। दे ऑल्सो कैरी ओवर फ्रॉम द ओवरी। ओवरी जो ओवा रिलीज करती है वो फैलोपियन ट्यूब में जाता है, फिर फैलोपियन ट्यूब से वो यूट्रस में आता है। यूट्रस को हम वूम भी कहते हैं। ये जो मिडल पोर्शन दिख रहा है इसको यूट्रस कहते हैं, ये मिडल पोर्शन है इसको यूट्रस कहते हैं। ये वूम भी कहलाती है। और यानी कि गर्भ जो होता है, गर्भाशय, वो यही होता है और यहीं पे जो फीटस है वो डेवलप होता है। इट इज़ अ हॉलो पियर शेप्ड ऑर्गन विच इज़ कनेक्टेड टू द फॉलोपियन ट्यूब्स एट ऑफ बोथ साइड। एक ये पियर की शेप का स्ट्रक्चर है जो कि दोनों तरफ से फैलोपियन ट्यूब से कनेक्टेड है। द डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज एग एंड फीटस टेक्स प्लेस हियर। तो फीटस का या फर्टिलाइज एग का जो डेवलपमेंट होता है वो यहीं यूट्रस के अंदर होता है, राइट। इट लाइज इन द लोअर एब्डोमेन बिहाइंड एंड अबव द यूरिनरी ब्लैडर। ये एब्डोमिनल कैविटी में होता है यूट्रस और ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर पीछे की तरफ होता है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर आगे होगा, उसके पीछे थोड़ा ऊपर की तरफ यूट्रस होता है, राइट। फिर से देखो, यूट्रस इट इज़ अ हॉलो पियर शेप्ड ऑर्गन विच इज़ कनेक्टेड टू द फैलोपियन ट्यूब्स ऑफ बोथ साइड। यूट्रस एक हॉलो पियर शेप्ड ऑर्गन है जो दोनों तरफ से फैलोपियन ट्यूब से कनेक्टेड है और फैलोपियन ट्यूब्स कनेक्टेड है ओवरीज से। द डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज एग एंड फीटस टेक्स प्लेस हियर। फीटस और फर्टिलाइज एग का डेवलपमेंट यूट्रस के अंदर होता है
यूट्रस, इट लाइज इन द लोअर एब्डोमेन बिहाइंड एंड अबव द यूरिनरी ब्लैडर। लोअर एब्डोमेन की तरफ यूट्रस होता है, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे और ऊपर की तरफ। फिर जो सर्विक्स होता है, द लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड सर्विक्स। अब देखो ये यूट्रस है, राइट, यूट्रस का जो नीचे वाला हिस्सा है इसको सर्विक्स कहते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है वो सर्विक्स कहलाता है। वजाइना, द सर्विक्स ओपन्स इनटू मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड वजाइना। सर्विक्स जो होता है आगे चल के, जो सर्विक्स है आगे चल के एक मस्कुलर ट्यूब में ओपन होता है और इसको वजाइना कहते हैं। द सर्विक्स ओपन्स इनटू मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड वजाइना, इट रिसीव द स्पर्म। जो स्पर्म्स होते हैं वो इसी वजाइना में पहले आते हैं एंड सर्व एज द बर्थ पैसेज फॉर द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड। और वजाइना एक बर्थ पैसेज की तरह बिहेव करता है। जब यहाँ पे फीटस या बेबी पूरा डेवलप हो जाता है तो वो इसी तरीके से सर्विक्स से होता हुआ वजाइना के थ्रू ये डेवलप होता है। तो वजाइना वो प्रोसेस है जहाँ से स्पर्म बॉडी के अंदर एंटर होता है और जब बेबी पूरा डेवलप हो जाता है तो 9 महीने के बाद जब डिलीवरी होती है तो बेबी भी वजाइना के रास्ते ही बाहर आता है, राइट। तो ये पार्ट है, डायग्राम का अच्छे से देख लीजिए कौन से हिस्से को क्या कहते हैं। सबसे पहले लास्ट वाला जो पोर्शन है वो वजाइना है, फिर इसके टिप पे सर्विक्स है, सर्विक्स से एक्सपेंड होकर वजाइना बना है और आगे जो सेंटर में है वो यूट्रस है। यूट्रस कनेक्टेड है फैलोपियन ट्यूब से और फैलोपियन ट्यूब कनेक्टेड है ओवरी से, राइट। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ एन एग, ये एग दिखा रहे हैं ये लोग। एग का स्ट्रक्चर क्या है? एन एग ऑल्सो नोन एज structure of an egg. An egg is also known as ovum, is a single celled spherical structure. Egg जिसको ovum भी बोलते हैं ये भी single cell होता है और spherical shape का होता है, यानी कि ball shape का होता है। It contains large quantity of nutrients to provide nutrition to the developing embryo until it starts receiving it from the mother. एग के अंदर बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है ताकि डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके जब तक उसको मदर की बॉडी से न्यूट्रिशन मिलना शुरू नहीं हुआ है। तो एग एक तरीके से स्फेरिकल स्ट्रक्चर है और उसके अंदर बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को फीड करने में हेल्प करता है। इसके बाद फिर जब एम्ब्रियो बड़ा होने लगता है तो उसको फिर मदर की बॉडी से न्यूट्रिशन मिलना शुरू हो जाता है। तो ये न्यूक्लियस दिखा रहे हैं, ये फॉलिकल सेल्स दिखा रहे हैं, ये अंदर लिपिड ड्रॉपलेट यानी कि एक तरीके से फैट के ड्रॉपलेट है, ये जेली का कोट है, ये एग साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो ये मेन पार्ट्स हैं। एक एक्टिविटी टू ऑब्जर्व द मॉडल्स ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बायोलॉजी की लैब में आपको मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ऑब्जर्व करने के लिए बोला गया है ताकि उसके आप सारे डिफरेंट पार्ट्स देख सकें। विजिट योर स्कूल बायोलॉजी लैबोरेटरी एंड ऑब्जर्व द मॉडल्स ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम्स ऑफ द सेम, ठीक है। तो एग्जाम में इस पोर्शन से यही आता है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड लेबल द पार्ट। देखो साइंस में जब भी डायग्राम ड्रॉ करो, डायग्राम भले ही आप बहुत सुंदर ना बना पाओ, पहली बात तो नीट डायग्राम बनाने की कोशिश करो, लेकिन साइंस के डायग्राम्स में लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने सारे पार्ट्स को लेबल अच्छी तरीके से किया है तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। भले ही आपकी ड्राइंग बहुत सुंदर नहीं हो, लेकिन आपकी ड्राइंग नीट होनी चाहिए और लेबलिंग प्रॉपर क्लियरली दिखनी चाहिए। अच्छे से लेबलिंग करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, राइट। नाउ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन्स, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फैलोपियन ट्यूब। याद रखो ह्यूमन्स के केस में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फैलोपियन ट्यूब्स में होता है। आपने देखा था ना फीमेल की बॉडी में फैलोपियन ट्यूब से ओवरी से जो ट्यूब कनेक्ट हो रहा था उसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एन एग बाय द ओवरी इनटू द फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। जब ओवरी से एग निकल के फैलोपियन ट्यूब में आता है तो उसी को ओव्यूलेशन कहते हैं। The process of release of an egg by the ovary into the fallopian tube is called ovulation. तो ovulation मतलब क्या है? जब ओवरी एग को रिलीज करती है फैलोपियन ट्यूब में उसको ओव्यूलेशन कहते हैं। The sperms that enter the vagina swims upwards with the help of their tail. जो स्पर्म वजाइना के अंदर एंटर किया है वो अपनी टेल की मदद से स्विम करके ऊपर की तरफ आएगा। Out of million of sperms, only a few reaches the upper part of the fallopian tubes or oviduct through the uterus. Millions of sperm enter करते हैं फीमेल की बॉडी में वजाइना के थ्रू, लेकिन कुछ ही ऊपर तक आते हैं फैलोपियन ट्यूब्स में, ऊपर तक आते हैं थ्रू द यूट्रस से होते हुए। The rest of them die on their way and are absorbed. बाकी सारे रास्ते में ही ख़त्म हो जाते हैं और वही बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इफ़ देयर हैपन्स टू बी एन एग इन द ओविडक्ट, अगर जिस समय स्पर्म फीमेल की बॉडी में एंटर किया है अगर उस वक्त ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब में अगर एग है तो वो इट गेट्स फर्टिलाइज बाय जस्ट वन सिंगल स्पर्म। तो वो एग एक सिंगल स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाता है, एक से ज़्यादा स्पर्म से फर्टिलाइज नहीं होता है। एक स्पर्म और एक एग फ्यूज़ होता है तब एक
बेबी प्रोड्यूस होता है। कभी कभी ट्विंस भी देखने को मिलते हैं, उसका केस अलग अलग होता है। कभी कभी 2 एग्स रिलीज होते हैं और वो 2 अलग अलग स्पर्म से फर्टिलाइज होते हैं, तो ट्विंस होते हैं, लेकिन वो नॉन आइडेंटिकल होते हैं। वो उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आप याद रखो कि जब स्पर्म बॉडी के मिलियंस ऑफ स्पर्म फीमेल की बॉडी में एंटर करते हैं, लेकिन एक सिंगल स्पर्म ही होता है जो एग के साथ फ्यूज़ होता है और जाइगोट बनाता है। द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म फ्यूजेस विद द न्यूक्लियस ऑफ द एग एंड फॉर्म जाइगोट। स्पर्म का न्यूक्लियस एग के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ करके क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है, विच इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और यही बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। द जाइगोट मूव्स फ्रॉम द ओविडक्ट टू द यूट्रस। जब ये जाइगोट बन जाता है तब ये ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब से मूव करके कहाँ जाता है, यूट्रस के अंदर आ जाता है। और यूट्रस के अंदर बाकी डेवलपमेंट होता है, यानी पूरा बेबी जो डेवलप होता है वो यूट्रस के अंदर होता है, ठीक है। तो इन्होंने तो इस डायग्राम में प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन दिखाया, कितने सारे स्पर्म्स आ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन एक ही स्पर्म है जो अंदर जाएगा और वो इस तरीके से उसका न्यूक्लियस के न्यूक्लियस में फ्यूज़ हो जाएगा और फिर जाइगोट बनेगा। इसका डायग्रामेटिक क्या है, वो है स्पर्म मेल गैमेट होता है, ओवम और या एग फीमेल गैमेट होता है। जब फ्यूज़ होता है ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर तो जाइगोट बनाता है। फिर जाइगोट यूट्रस मूव करता है। इनसाइड द यूट्रस जाइगोट चेंजेस इनटू अ बॉल ऑफ मल्टीपल सेल्स कॉल्ड एम्ब्रियो। और यूट्रस के अंदर जाइगोट बहुत सारे सेल्स में की बॉल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको एम्ब्रियो कहते हैं। फिर एम्ब्रियो फर्दर ग्रोज टू फॉर्म अ फीटस विच इज़ गिवन बर्थ एज अ बेबी आफ्टर 9 months। फिर जो एम्ब्रियो होता है फीटस में कन्वर्ट हो जाता है। जो जन्म लेता है 9 months के बाद जो बच्चा पैदा होता है उसको हम बेबी बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखो कि किस तरीके से इसमें क्या कौन कौन स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन दिया है रिप्रोडक्शन का, कि स्पर्म मेल गैमेट है जो कि मेल की बॉडी से आया, ओवम या एग फीमेल गैमेट है जो फीमेल की बॉडी में बना ओवरी में। फिर ये फ्यूज़ हुआ ओविडक्ट के अंदर और जब स्पर्म और ओवम फ्यूज़ होते हैं तो जाइगोट बनाते हैं। फिर जाइगोट यूट्रस में चला जाता है। यूट्रस में ये फटाफट करके डिवाइड होता है और मल्टीपल सेल्स की एक बॉल बना लेता है जिसको एम्ब्रियो कहते हैं। एम्ब्रियो आगे चल के ग्रो करता है और फिर फीटस बन जाता है। इस फीटस में वो सारे पार्ट्स आ जाते हैं, मतलब एक फुली ग्रोन इंडिविजुअल, मतलब एक पूरे और इंडिविजुअल के जो भी मेन पार्ट्स होते हैं वो सारे फीटस में डेवलप हो जाते हैं। और जब फीटस का बर्थ हो जाता है तो फिर इसी फीटस को हम बेबी बोलते हैं। तो अलग अलग टर्म होता है, पहले जाइगोट बोलते हैं, फिर एम्ब्रियो बोलते हैं। बॉडी के अंदर जब तक है तब तक फीटस बोलेंगे और जैसे बॉडी से डिलीवर हो जाता है तो फिर उसको बेबी कहते हैं, राइट। नो मोर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम जाइगोट। डेवलपमेंट वो प्रोसेस है जब इंडिविजुअल बनता है पूरा जाइगोट से। देखो जाइगोट तो एक सिर्फ स्पर्म और ओवा का फ्यूजन था। अब ये जाइगोट पूरे एक इंडिविजुअल जब बेबी डिलीवर होता है तो आप देखते हो पूरा फुली ग्रोन होता है, उसके हाथ भी, पैर भी, आँख भी, कान भी, सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इसी को डेवलपमेंट कहते हैं। द जाइगोट डेवलप्स इनटू अ स्मॉल बॉल ऑफ मल्टीपल सेल्स एंड रीचेस द यूट्रस। जाइगोट एक छोटी सी बॉल मल्टीपल सेल्स की बना के यूट्रस में चला जाता है, तब इसको एम्ब्रियो बोलते हैं। देन इट फिक्सेस और इम्प्लांट इटसेल्फ ऑन द यूट्रस वॉल थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड इम्प्लांटेशन। जब जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होकर यूट्रस चला आता है तब ये जो एम्ब्रियो होता है वो यूट्रस में एक जगह चिपक जाता है, ठीक है, फिक्स हो जाता है ताकि वो हिले डुले नहीं। इसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। इट सेल्स एंड डिवाइड एंड रीडिवाइड एंड फॉर्म द एम्ब्रियो। फिर जो एम्ब्रियो होते हैं उसके सेल्स फिर तेज़ी से डिवाइड और रीडिवाइड होते जाते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द साइज, शेप एंड फंक्शन ऑफ द सेल्स ऑल्सो चेंजेस विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जब एम्ब्रियो में ये बार बार डिवीजन हो रहा होता है सेल का, तो अलग अलग साइज, शेप और फंक्शंस ऑफ सेल्स बनते हैं और अलग अलग बॉडी के पार्ट्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को सेल डिफरेंशिएशन कहते हैं, क्योंकि सेल पहले तो सेल एक जैसे थे, फिर सेल डिफरेंशिएट हो गए, है ना। कोई तुम्हारा हार्ट बन जाता है, कोई लंग्स बन जाते हैं, कोई किडनी बन जाती है, कोई हाथ बन जाते हैं, कोई पैर बन जाते हैं, मतलब सारे सेल डिफरेंशिएट हो गए और उन्होंने अपने अपने फंक्शंस ले लिए। द एम्ब्रियो इज अटैच टू द यूट्रस बाय स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लेसेंटा। एम्ब्रियो यूट्रस में अटैच रहता है एक स्पेशल स्ट्रक्चर से जिसको प्लेसेंटा कहते हैं, विच सप्लाई न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द मदर टू द एम्ब्रियो। और इसी प्लेसेंटा की मदद से ही न्यूट्रिशन एम्ब्रियो तक पहुंचता है मदर की बॉडी से, राइट। तो जो एम्ब्रियो होता है वो यूट्रस में चिपक जाता है ना, और उसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। और जिस स्ट्रक्चर से वो चिपकता है, अटैच होता है, उसको प्लेसेंटा कहते हैं। और इस प्लेसेंटा के द्वारा ही न्यूट्रिशन मिलता है एम्ब्रियो को मदर से।
वेस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर ऑल्सो रिमूव थ्रू इट, और प्लेसेंटा के द्वारा ही जो भी वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो भी रिमूव हो जाता है। हाउएवर द ब्लड ऑफ मदर एंड डेवलपिंग एम्ब्रियो नेवर मिक्स, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहता है कि मदर का और एम्ब्रियो का जो ब्लड होता है वो कभी भी मिक्स नहीं होता है, राइट। A cord-like structure called the umbilical cord connects the embryo to the placenta. एक cord-like structure होता है, मतलब एक तार की तरह होता है जो एम्ब्रियो को प्लेसेंटा से कनेक्ट करता है। A cord-like structure called the umbilical cord connects the embryo to the placenta. एक कॉर्ड जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको umbilical cord कहते हैं, वो एम्ब्रियो को प्लेसेंटा से अटैच करता है, ठीक है ना। umbilical cord के द्वारा एम्ब्रियो प्लेसेंटा से कनेक्ट रहता है, राइट। A cord-like structure called the umbilical cord connects the embryo to the placenta. The embryo is surrounded by the amniotic fluid. Embryo के चारों तरफ एक amniotic fluid रहता है that functions like a cushion and protects the developing embryo. ये amniotic fluid क्या करता है, जो embryo होता है उसको किसी भी प्रकार के उससे शॉक से प्रोटेक्ट करता है, या ये कुशनिंग इफेक्ट देता है, ठीक है। तो इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि ये यूट्रस है, ये प्लेसेंटा है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड दिख रहा है, ये कॉर्ड दिख रहा है आपको, ये रेड कलर का, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये प्लेसेंटा दिख रहा है, ये यूट्रस है। तो यूट्रस में प्लेसेंटा से ये चिपका हुआ है, और जो कनेक्ट करता है वो है अम्बिलिकल कॉर्ड। प्लेसेंटा से एक कॉर्ड निकलता है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये फेटस के अंदर अटैच्ड है, ठीक है। और जो इसके चारों तरफ जो होता है, जो यहाँ पे तो ये बेबी है, इसके बीच बाहर जो है ये फ्लूइड भरा है, ये लिक्विड जो भरा हुआ है ना, ये एमनियोटिक फ्लूइड है, और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को। द एम्ब्रियो एट दिस स्टेज व्हेन मोस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड फीटस। जब एम्ब्रियो उस स्टेज पे पहुंच जाता है जब उसके अधिकतर बॉडी पार्ट्स विजिबल होने लगते हैं, डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको फीटस कहते हैं। जैसे इसमें आपको दिख रहा है, इस फीटस में आपको लेग्स भी दिख रहे हैं, हेड भी दिख रहा है, आई भी दिख रही है ना, यानी कि इसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो आप एम्ब्रियो क्या बोलोगे, आप फीटस बोलोगे। द टाइम बिटवीन द फर्टिलाइजेशन एंड द बर्थ विच इज अराउंड 9 months और 36 week इज कॉल्ड प्रेगनेंसी और जेस्टेशन पीरियड। बर्थ जो पूरा फर्टिलाइजेशन से लेके बर्थ तक का जो समय होता है उसको हम जेस्टेशन पीरियड भी बोलते हैं, और ये जेस्टेशन पीरियड ह्यूमन बींग्स में 9 months का होता है, यानी कि 9 महीने में एम्ब्रियो पूरे की तरह पूरा फुली डेवलप फीटस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। 9 महीने बोलो या 36 week बोलो, ठीक है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जेस्टेशन पीरियड अलग अलग होता है। इंसानों में जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो 9 महीने का होता है, ठीक है। तो ये डायग्राम अच्छे से देखो, फीटस इन द यूट्रस में ऊपर वाला यूट्रस है, आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट जो है वो यूट्रस दिखा रहा है, लो। फिर नेक्स्ट जो ये वाला रेड रेड दिखा रहा है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से कॉर्ड निकली है जिसको अम्बिलिकल कॉर्ड कह रहे हो। अंदर जो आपको दिख रहा है ये फीटस है, फीटस के चारों तरफ एक फ्लूइड भरा हुआ है जिसको एमनियोटिक फ्लूइड कह रहे हैं, राइट। नाउ फिर इसमें डेफिनेशन पूछी गई है फर्टिलाइजेशन की और ओव्यूलेशन की, बहुत सी डेफिनेशन दी गई है, वो आप लिख सकते हो। एंड एक्सप्लेन इन ब्रीफ द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो हमने प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन पढ़ा है उसको आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। तो इस टॉपिक में इतना ही, हमने सारे पार्ट्स कवर कर लिए, सारे टॉपिक्स हमने अच्छे से कवर कर लिए। इसका जो वीडियो का फर्स्ट पार्ट है उसमें मैंने आपको रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में बताया है, और इस पार्ट में हमने रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स को फुली डिस्कस किया है। दोनों वीडियोज़ को आप देखिए, टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। इन केस कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हैं, और अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और अगर और भी टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज फन। थैंक यू।